नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल अभिप्राय में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारे जो ये प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है उसमें आगे अब हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको निरंतर पहुंचा रहे हैं हमारे वीडियोज क्लासेज के माध्यम से, तो उसमें आज हम आगे चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न, भारत के संदर्भ में लिंगानुपात एक सूचकांक है। क्या? लिंगानुपात किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। और जिसे परिभाषित किया जाता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। बिना हम कोई समय व्यर्थ किए, बिना कोई बेकार की बात किए, और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो अगले आपके कुछ घंटे बच रहे हैं उनमें आप इनको जल्दी से जल्दी रिवाइज कर जाएं। बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, देखो इसे जो भी हम लिंगानुपात जब देखते हैं तो वो किससे देखा जाता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कुल संख्या। ये होता है भारत के संदर्भ में तो लिंगानुपात देखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना। अभी 2011 की जनगणना के आंकड़े ही पूछे जा रहे हैं। नई जनगणना अभी होना प्रस्तावित है, ठीक है ना, उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो उसके जब तक आंकड़े रिलीज होंगे तब तक हमें 2011 की जनगणना के ही प्रश्न आने वाले हैं परीक्षाओं में। तो ये राज्य जिसने नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है, तो नकारात्मक वृद्धि किसने दर्ज की है? नागालैंड ने। ठीक है ना, किसने दर्ज की है? नागालैंड ने। अगला प्रश्न देखिए, समूह ए 100s के प्रकार है, समूह बी में लौह भाग का प्रतिशत है। मतलब कि लौह अयस्क में जो प्रतिशत पाया जाता है लौह तत्व का, लौह अंश का, तो वो कौन से प्रकार में अधिक, ये इनका हमें सुमेलन करना है। किसमें कम? लौह अयस्क के अंदर। देखो इसको याद करने का एक छोटा सा फार्मूला है। महिला एसपी, महिला एसपी से क्या निकला? एम में मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, पिडेराइट, और एक और जो है प्रकार पाया जाता है इसका पिडेराइट, जो बहुत ही कम लौह अंश होता है इस प्रकार के अंदर। लौह अयस्क के जो ये प्रकार हैं, देखिए इसमें सर्वाधिक जो है मैग्नेटाइट में ये हो गया इसका। फिर उसके बाद ये हेमेटाइट में उससे कम पाया जाता है मैग्नेटाइट की तुलना में। ठीक है, फिर आता है आपके लिमोनाइट, इसमें हेमेटाइट से भी कम, और ये सिडेराइट आपका बन गया। क्या आंसर आता है इसका निकल के? तो याद कर लेना आप, ये जो मैंने ट्रिक बताई है बिल्कुल नहीं निकलेगा आपके मन मस्तिष्क से। 1 2 और 1 A का 2, B का हो गया 4, A का 2, B का 4, C का 3। इसका आंसर ये द निकल के आ गया। इसका आंसर ये द निकल के आ गया, डी का 1। ठीक है ना, ये है इसका आंसर। तो बच्चों याद करते चलो बस। आप तो अब आपके पास समय बहुत कम बचा है, तो जितना आप प्रयोग कर सकते हो, यूज कर सकते हो, उतना ही अच्छा है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बाढ़ प्रवण राज्य है, ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो बिहार। ठीक है ना, बिहार में ही आती है प्रतिवर्ष सबसे ज्यादा जो बाढ़ आती है। इन सारे राज्यों की तुलना में जो भी ऑप्शंस हमारे सामने दिए हुए हैं हम तुलनात्मक रूप से देखें। दुआर स्थलाकृति, दुआर स्थलाकृति कहाँ मिलती है? शिवालिक हिमालय के अंतर्गत, शिवालिक हिमालय के अंतर्गत। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा सही होगा? सिक्किम हिमालय, सिक्किम हिमालय। ठीक है, दुआर प्रकार की जो स्थलाकृति होती है सिक्किम हिमालय में मिलेगी हमको। हाँ, ये हमारे यहाँ न्यू बैच जो है आपके संचालित होने वाले हैं, जारी होने वाले हैं, रीट के और सीईटी के। ये आप अपने जानकार को, जो भी अभ्यर्थी हैं, तो आप सूचित करें,
सूचना प्रदान करें। अगला क्वेश्चन देखें, डूरंड रेखा, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान, राजस्थान के साथ कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है ना, और डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? नहीं नहीं, भारतीय मानसून एक ग्रही पवन का प्रकार है, बिल्कुल सही है। तो ग्रहीय पवनें होती हैं, स्थायी पवनें होती हैं, ठीक है ना। स्थानांतरित मानसूनी, स्थानीय लोकल विंड्स जैसे कि चिनूक, लू, सिरोक्को, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? स्थानीय पवनों के अंतर्गत। भारतीय मानसून ग्रहीय पवनों का एक प्रकार है, बिल्कुल सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में हर 6 माह में हवाओं का क्रम पूर्णतः, बिल्कुल सही है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तब दक्षिण से उत्तर की ओर हवा का क्रम होता है, ठीक है ना। फिर जब लौटते मानसून की अवधि आती है सितंबर से दिसंबर के बीच में, तब फिर वो वापस से उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बन जाता है। तो ये 6 महीने हवाओं का उल्टा क्रम चलता है, ये भी सही है। तिब्बत का पठार मानसून के आगमन को, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। जेट स्ट्रीम धारा का भी संबंध है तिब्बत के पठार से, और मानसून पवनों का भी संबंध है, ठीक है ना। ये अधिक ऊंचाई होने के कारण उसकी शाखाओं में विभाजित कर देता है तिब्बत का पठार। मोनेक्स का संबंध भारतीय मानसून के अनुसंधान, ये वाला गलत है क्योंकि ये यूएसए से है, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध है इसका। तो ये वाला जो है कथन सही नहीं है। आंसर हुआ इसका प्रश्न का डी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अगला देखिए अब, मृदा का प्रकार और फिर वो क्षेत्र जहां उसकी अधिकता पाई जाती है, ठीक है ना। देखिए आप, काली मृदा महाराष्ट्र में मिलेगी और लवणीय मृदा कच्छ प्रदेश में मिलेगी, ठीक है ना। तो आपका इसी से निकल के आता है। ये जो लवणीय मृदा मिलती है वो कच्छ प्रदेश, कहाँ है कच्छ प्रदेश? पश्चिमी गुजरात के अंतर्गत, ठीक है ना। तो यहाँ समुद्रीय प्रभाव के कारण ये लवणीय मृदा पाई जाती है। आप में से किसी ने अगर मगधीरा मूवी देखी हो, देखी होगी किसी न किसी ने मगधीरा मूवी, तो उसमें जब वो हीरो भाग रहा होता है ना घोड़े के साथ, तो वो यही क्षेत्र है कच्छ प्रदेश, जहां पर उस सीन को फिल्माया गया है। दूर तक बिल्कुल सफेद जमीन है, काफी दूर तक। ये लवणीय मृदा हमें यहाँ कच्छ प्रदेश में पाई जाती है। तो बी का आंसर 4 है ना, और सी का आंसर 2। वैसे तो इसका आंसर इन्हीं से निकल गया है। और लेटेराइट मृदा, ये राजमहल की पहाड़ियां, और लाल दोमट मृदा कहाँ मिल रही है हमको? छोटा नागपुर पठार में। इस प्रकार से इसका आंसर हुआ। बहुत अच्छा। अगला देखिए अब आप, भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। उत्तर दक्षिण की वास्तविक दूरी पूर्व पश्चिम की दूरी से अधिक है। तो उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी हुई भारत की? 3214 किलोमीटर। और वेस्ट से ईस्ट की दूरी कितनी हुई भारत की? 2933 किलोमीटर। इस आधार पर ये कथन सही हुआ। 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसको कि आईएसटी कहते हैं, ठीक है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये दोनों ही सही हुए कथन, आपके दोनों सही हो गए। उसका उत्तर हुआ सी। उत्तर प्रदेश से निकलती है यूपी से, मध्य प्रदेश से निकलती है एमपी से, ठीक है ना, और फिर ये आपके छत्तीसगढ़, आईएसटी समझ रहे हैं ना आप? ये जो बीचों बीच 82.5 डिग्री रेखा है, ठीक है ना, 82.5 डिग्री, ये इधर की साइड पूर्व और इधर की साइड पश्चिम, इस प्रकार से ये देशांतर रेखा है जो भारत के बीचों बीच से निकलती है उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। अक्षांश कैसे चलते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा,
और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्य हैं जहां से ये IST गुजरती है। दोनों कथन सही हैं। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, जल संधि और संबंधित क्षेत्र। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय सही है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य बिल्कुल सही है। और 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान, ठीक है ना, और कार निकोबार के मध्य। बिल्कुल तीनों युग्म सही हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शंस में लिख रहा है कि कितने युग्म सही हैं, तो सभी तीनों युग्म इसके सही हैं। हाँ जी, आगे देखिए। गुजरात के सौराष्ट्र की तुलना में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग और गुजरात का सबसे पूर्वी भाग, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम बात करें तो गुजरात का सबसे पूर्वी भाग पोरबंदर और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग लोहित, ठीक है ना। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं अपने अपने राज्य के। लोहित जिला हो गया अरुणाचल प्रदेश में और पोरबंदर हो गया गुजरात में। तो यहाँ सूर्योदय हुआ और फिर यहाँ जब पोरबंदर में होगा तो 2 घंटे पहले होता है। कहां पर होता है? अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में। बिल्कुल सही। सौराष्ट्र की तुलना में, गुजरात की तुलना में और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले होता है। बिल्कुल सही है। का कारण बता रखा है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो 30 डिग्री का लगभग 30 डिग्री बिल्कुल सही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। तो यही इसका जो है कारण बिल्कुल इसको पुष्ट कर रहा है। ए और आर दोनों सही हुए और ये आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। पश्चिम से पूर्व घूम रही है तो पूर्व हिस्सा पहले आ गया अरुणाचल प्रदेश का सूर्य के समक्ष, और ये पश्चिमी भाग बाद में आएगा। तो 2 घंटे का अंतर हो गया और ये 2 घंटे का अंतर 30 डिग्री डिफरेंस होने की वजह से हुआ। ठीक है ना। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, राज्य और उनकी तटरेखा। राज्य और उनकी तरफ बहुत अच्छे प्रश्न है। अगर आप इनको एक बार रिवाइज कर जाइए, बहुत अच्छे प्रश्न है। हूबहू प्रश्न आ जाए बिल्कुल हम कह सकते हैं। बाकी इससे इर्द गिर्द भी अगर पूछा जा रहा है तो आप उसको अच्छी तरह से अपनी परीक्षा में बनाने लायक स्थिति में होंगे। तो राज्य और उनकी तटरेखा की लंबाई, अवरोही क्रम पूछ रहा है ये, अधिक से कम, अधिक से कम। तो सर्वाधिक किसकी? गुजरात की। सर्वाधिक गुजरात की है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु और महाराष्ट्र। इसका आंसर ये हो गया 1 2 3 4। इसका आंसर हुआ ए, 1 2 3 4। ये क्रम से ही है बिल्कुल, ठीक है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में है, अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगला देखिए, भारत के प्रादेशिक जल और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है। प्रादेशिक जल आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक फैला है। बिल्कुल सही। सन्निहित क्षेत्र प्रादेशिक जल की सीमा से 24 समुद्री मील तक, ये भी बिल्कुल सही है। EEZ आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक फैला होता है। बिल्कुल सही है। भारत को EEZ में वैज्ञानिक अनुसंधान और कृत्रिम द्वीप बनाने का संप्रभु अधिकार है। ये स्टेटमेंट गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये EEZ का मतलब 200 समुद्री मील तक, 200 समुद्री मील तक भारत का अधिकार क्षेत्र नहीं है। हाँ, 12 समुद्री मील तक वो